नमस्कार, मैं जन्मदाता शिवम गौतम। हमारे देश की जो बड़ी अदालतें हैं, उनमें अक्सर जो भी लिबरालू किस्म के लोग होते हैं, लिबरल जो कहे जाते हैं, चाहे कम्युनिस्ट समर्थक हो या कांग्रेसी समर्थक हो या फिर इसी तरीके की जो बाबरवादी पार्टियां हैं, उनके समर्थक हों, उनके ऊपर जो कोर्ट की एक मेहरबानी होती है, वो एक बार फिर से देखने को मिल रही है। नेहा सिंह राठौर जो अपने आप को एक गायिका कहती है, लोक गायिका कहती है, लेकिन वो जिस तरीके की हरकतें करती है वो न तो लोक गायिका वाली है और ना ही एक जिम्मेदार नागरिक वाली है। इस महिला ने जब भारत के पहलगांव में हमला हुआ था और उसके बाद सरकार जब तैयारी कर रही थी पाकिस्तान को सही तरीके से जवाब देने की, तब जिस तरीके के ट्वीट किए थे, जिस तरीके के गाने बनाने की कोशिश की थी, देश के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया था और उन पर ही इल्जाम लगा दिया था कि ये सब उन्हीं की साजिश हो सकती है। इस महिला को लेकर एफआईआर हुई और बाद में इस पर ट्रायल कोर्ट ने पहले इसकी जमानत से इनकार कर दिया और फिर ये एंटीसिपेटरी बेल के लिए हाई कोर्ट गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी ये कहते हुए इसकी जमानत खारिज कर दी थी कि भारत के संविधान में जो आर्टिकल 19 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, वो नैतिकता और डिसेंसी के तहत कई रिस्ट्रिक्शन से घिरी हुई है। और चूंकि जो ये महिला है, इसने जो बयान दिए हैं ऐसे समय पर दिए हैं जो राष्ट्र के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था और इसके बयानों का दुष्परिणाम देश को हो सकता था, इसलिए इसको जमानत नहीं दी जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस हाई कोर्ट के फैसले को स्टे कर दिया और अब नेहा सिंह को एंटीसिपेटरी अंतरिम या अग्रिम जमानत दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये महिला अब जांच एजेंसियों के साथ में पुलिस के साथ सहयोग करेगी और इसके खिलाफ कोई भी सख्त एक्शन न लिया जाए। सवाल फिर ये उठता है कि क्या ये नियम भारत के हर उस नागरिक पर लागू होता है जिसके खिलाफ इस तरीके की शिकायतें होती हैं, या फिर ये कुछ खास लोगों के लिए ही इस तरीके की रियायतें दी जाती हैं। ये महिला जब इसके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई थी तो कपिल सिब्बल के पास पहुंच गई थी और कपिल सिब्बल ने इसको एश्योर किया था कि उसे डरने की जरूरत नहीं है और इसी वजह से तब से लगातार ये इसी तरीके की बातें करती रही। इसके खिलाफ कई थानों में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। इसके न तौर तरीके बदले हैं, ना ही इसके रंग ढंग बदले हैं। उसके बावजूद अगर कोर्ट से इस तरीके का संरक्षण मिलता है तो वो बेहद चिंताजनक है। हमारे देश में सबसे ज्यादा जो दुरुपयोग होता है वो फंडामेंटल राइट्स के नाम पर ही होता है। चाहे आर्टिकल 19 की बात की जाए, आर्टिकल 21 की बात की जाए, या फिर जो आर्टिकल 32 है जिसके तहत सीधे लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, सिब्बल सिंघवी या प्रशांत भूषण के किसी टाइप के किसी वकील को पकड़कर, और वहां से उनको डायरेक्टली राहत मिल जाती है। लेकिन ये अधिकार बाकी देश के कितने लोगों को मिला हुआ है, ये भी एक बड़ा यक्ष प्रश्न है, क्योंकि ज्यादातर जो देश के नागरिक हैं उनकी आमदनी इतनी नहीं है कि किसी हाई कोर्ट के वकील को हायर कर सके, और अभिषेक मनु सिंघवी, प्रशांत भूषण या कपिल सिब्बल टाइप के वकीलों की सेवाएं लेना तो बिल्कुल भी उनके लिए मुमकिन नहीं है। लेकिन जब भी कोई इस तरीके का व्यक्ति होता है जो देश के खिलाफ बोलता है, पाकिस्तान के समर्थन में बोलता है, देशद्रोहियों के समर्थन में बोलता है, या अपने ही देश की सरकार के खिलाफ बोलता है, देश की संस्कृति के खिलाफ बोलता है, तो फिर उसको इन वकीलों की जो सेवाएं हैं बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं और इनके माध्यम से जो हाई कोर्ट्स होते हैं या सुप्रीम कोर्ट होते हैं, उनकी तरफ से भी इनको एक तरीके से संरक्षण मिल जाता है। एक पुराना मामला आपको याद दिला दूं कि तमिलनाडु का जो मुख्यमंत्री है स्टालिन, उसके बेटे ने कई बयान दिए थे कि जो सनातन है उसको मिटाना जरूरी है, ये कोरोना है, ये डेंगू है, ये वायरस है और इसको मिटा देना चाहिए। बाद में उसकी पार्टी के कई मंत्रियों ने ऐसे बयान दिए।
मामला हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट से राहत मिल गई, सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई। लेकिन जब उसी मामले को लेकर एक अन्य शिकायत, काउंटर शिकायत की गई थी भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड के खिलाफ, तो हाई कोर्ट की जो जज थी एस श्रीमती, उन्होंने इस मामले में एक बेहद ही तथ्यात्मक, संविधान परक सवाल उठा दिया था। उन्होंने ये कहा था कि जो कुछ स्टालिन ने कहा था, उदयनिधि स्टालिन ने कहा था, उसके जवाब में जो कुछ अमित मालवीय के द्वारा कहा गया है वो क्या गलत है। जिन लोगों ने सनातन को मिटाने की बात की है, ये साफ तौर पर नरसंहार का आह्वान कर रहे हैं। ये वास्तव में हेट स्पीच है, जिसको न हाई कोर्ट ने देखा, न सुप्रीम कोर्ट को इसमें कुछ दिखाई दिया। और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि जब भी देश के खिलाफ कुछ कहा जाता है, इस तरीके की बातें की जाती हैं, तो कोर्ट में सिब्बल और सिंघवी जैसे वकील किस तरीके से उस सबको अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर माफ करा लेते हैं। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो तमाम इसी तरीके से कम्युनिस्ट और कांग्रेस या समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग इस तरीके के सवाल उठा रहे थे, टिप्पणियां कर रहे थे, और जब उनके खिलाफ शिकायतें हो रही थी तो उन सबको हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से इसी तरीके से राहत मिलती रही है। यानी अभिव्यक्ति की आजादी का जितना दुरुपयोग इस तरीके के लोगों द्वारा किया जाता है, उसको देखते हुए तो ऐसा लगता है कि केवल इन्हीं लोगों के लिए ये कानून या संविधान की धाराएं बनी हैं। क्योंकि अगर दूसरी तरफ से कोई व्यक्ति इस तरीके की बातें कर देता है, नुपुर शर्मा का आप उदाहरण ले सकते हैं कि उस महिला ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था जो अपनी तरफ से कहा हो। जो कुछ इनकी मजहबी किताबों में लिखा हुआ है उसी चीज का जिक्र उस महिला ने कर दिया था, और जिस व्यक्ति के जवाब में किया था वो तो और ज्यादा भयानक टिप्पणियां कर रहा था। वो साफ तौर पर भगवान शिव का मजाक बना रहा था, शिवलिंग का मजाक बना रहा था। उसको जवाब देते हुए जो कुछ नुपुर शर्मा ने कहा वो मुद्दा बन गया, उसके सर तन से जुदा के नारे लग गए, कई लोगों की उस मामले में हत्याएं भी हो गई। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस तरीके की टिप्पणियां उस महिला के खिलाफ की थी, उससे भी स्पष्ट हो गया था कि एक तरफ आप देश के खिलाफ नारे करने लगाने वाले, पाकिस्तान जिंदाबाद करने वाले, सनातन को मिटाने वाले जो लोग हेट स्पीच देते हैं उनको आप संरक्षण दे देते हैं, और दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति सच्ची बात भी कह देता है, उन्हीं लोगों के अपने किताबों के आधार पर जो बातें लिखी हुई है उसको कह देता है, तो आप उसको दोषी ठहरा देते हैं। इस तरीके की जो विरोधाभास हमारे देश की जुडिशरी में चल रहा है, उस पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। हालांकि यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि नेहा सिंह को एंटीसिपेटरी बेल देने से नुकसान क्या हो गया है। नुकसान कुछ नहीं हुआ है, लेकिन इससे जो लॉ का एक सिद्धांत होता है कि कानून ऐसा होना चाहिए जिससे अपराधियों के मन में भय उत्पन्न हो। अगर यहाँ नेहा सिंह को एंटीसिपेटरी बेल नहीं दी जाती तो फिर ऐसे लोगों का हौसला गिर जाता, उन लोगों को आगे ये संभावना रहती कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन चूंकि इस महिला को अग्रिम जमानत दे दी गई है, तो इस तरीके के जो और लोग हैं उनके हौसले बढ़ते हैं और उन्हें किसी तरीके का डर नहीं रहता है। इसी वजह से आप जब भी देखते हैं राहुल गांधी टाइप के लोग, अखिलेश यादव टाइप के लोग उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं, और मीडिया उन बयानों को साफ तौर पर सरकार पर हमला बताती है, प्रधानमंत्री पे हमला बताती है, लेकिन ये नहीं बताती कि ये वास्तव में भारत के कानूनों के तहत एक गंभीर अपराध है। और इन लोगों को अपराध करने का इस तरीके से जो एक प्रोत्साहन मिलता है, राहुल गांधी कुछ भी बोलता है वो अपने आप को आज देश का सबसे ताकतवर व्यक्ति समझता है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी कोर्ट में कुछ भी केस चला जाए उसको सजा नहीं हो पाती है। अगर कोई कोर्ट इस मामले में सजा देता भी है, जैसा कि सूरत के कोर्ट ने किया था और गुजरात हाई कोर्ट ने भी किया, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोग राहुल गांधी को सजा भुगतते हुए नहीं देखना चाहते, इसलिए उस समय के जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, जो बाद में जाकर भारत के सीजेआई भी बने, BR गवई, उन्होंने राहुल गांधी को राहत दे दी थी, उसकी सजा को निलंबित कर दिया था। और इसी की वजह से आज राहुल गांधी सांसद भी बना हुआ है और लोकसभा में विपक्ष का नेता भी बना हुआ है।
इस तरीके के बहुत सारे उदाहरण हैं। ये लोग अपनी जुबान पर कंट्रोल नहीं रखते हैं, संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उनका दुरुपयोग करते हैं, और दुरुपयोग करने के बाद अगर इनको सजा नहीं होती है तो निश्चित तौर पर इस तरीके के बयानों के लिए जुडिशरी को भी आत्मावलोकन करना चाहिए कि क्या उनके जो संरक्षण वाले फैसले होते हैं उसकी वजह से तो ये नहीं हो रहा है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? अपनी राय दीजिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।